नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं संदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारे अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो यूपीएससी सीएससी हिंदी है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी यूपीएससी के लिए कराती है। और मैं यहाँ पे रोजाना 1 PM पे पढ़ाता हूँ आप लोग को इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। आप लोग को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप लोग फॉलो कर लेंगे। दोनों लिंक को फॉलो करेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसको फॉलो करेंगे तो इस पर मैं अपने सभी क्लास के लिंक, सभी क्लास के पीडीएफ, जो भी मैटर पर पढ़ाता हूँ वो, डेली न्यूज पेपर्स के पीडीएफ जो आप लोग के लिए यूपीएससी के लिए जरूरी है उसका भी पीडीएफ, और जो भी आप लोग के लिए जरूरी चीजें हैं मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। और ये जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है इसको भी फॉलो कर लेंगे। इसके लिए अनअकैडमी का मोबाइल ऐप होना चाहिए आपके पास, उसके थ्रू ही आप इसको फॉलो कर लेंगे। इस ऐप पर भी, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, इस ऐप पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज होती है और सब फ्री में होती है आपके लिए। इस पे 2 क्लासेज होती है मेरी, एक 3:30 बजे से होती है पर डे 3:30 PM से। इसमें मैं पूरे 1 ईयर के, 1 साल के करंट अफेयर्स, 1 साल के करंट अफेयर्स में आप लोगों के इसके क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूँ जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा 5 PM से यहाँ पे एक क्लास हो रही है मेरी, एनसीईआरटी का मैं टेस्ट ले रहा हूँ। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री का भी, हिस्ट्री का चल रहा है, हिस्ट्री 6 to 12 का। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे चलेगा। तो ये दोनों क्लासेज यहाँ पे चल रहे हैं, आप दोनों को फॉलो कर लेंगे। और ये फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एक क्लास देखने को भी मिलेगा फ्री में। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें वहां पे हैं। दूसरा, अनअकैडमी जो है यहाँ पे 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको, जो आपके यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम पे साथ में रहेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज अनअकैडमी की, ये सब शुरू होने वाली कोर्सेज है। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, 2 तरीके का प्लान है, प्लस और आइकॉनिक। यानी ये जीएस का फाउंडेशन कोर्स होता है और इस पे आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और ये फाउंडेशन आपका 1 साल के लिए होगा, 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर का। जो 12 महीने का है वह 49,500 रुपए। इस पे आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे वहां पे एक रेफरल कोड मांगेगा, तो ये है वो कोड, यानी स्वदीप। तो आपको इस फीस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपकी 1 साल की फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। और 1 साल का एक कोर्स किन के लिए? जिन लोगों को 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देना है। दूसरा, ये 2 साल का उनके लिए जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना है। इनकी फीस है 72,000, इस पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड के इस्तेमाल पे, यानी ये फीस हो जाएगी 64,800 रुपए। और तीसरा है 36 महीने का यानी 3 साल का, उनके लिए जो लोग अभी 12th में है या इसी बार ग्रेजुएशन पास आउट, अरे इंटर पास आउट हुए हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए है 90,000 रुपए। इस पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो और ये हो जाएगा 81,000 रुपए। दूसरा आइकॉनिक, मैंने बताया कि दोनों फाउंडेशन कोर्स हैं, तो जो ये प्लस कोर्स वाली सारी चीजें हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा आइकॉनिक में कुछ एडिशनल फीचर्स, जैसे पर्सनल कोच मिलेंगे, पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान पे ध्यान और पर्सनली फीडबैक। ये भी आपका वही फाउंडेशन जैसे वो 3 साल का वैसे ये भी है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। कुछ एडिशनल फीचर्स हैं इसलिए इसका चार्ज थोड़ा सा अधिक, क्योंकि पर्सनली कोच आप पे ध्यान देंगे। तो 1 साल का है 69,500। इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 1 साल का आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगा 62,550। 2 साल के लिए 1,07,000 आफ्टर डिस्काउंट 96,300। 3 साल का 1,41,000 आफ्टर डिस्काउंट 1,26,900। वो था जीएस। और ये ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन, ऑप्शनल आप 6 महीने के लिए ले सकते हैं, 1 साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। 6 महीने का फीस 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। इस पे भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो इन सब पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 6 महीने की फीस 20,250, 1 साल की फीस 24,750, 2 साल की फीस 36,000 और 3 साल की फीस 45,000 रुपए। और यहाँ अनअकैडमी कॉम्बैट आप लोगों को पता ही है, लाइव टेस्ट सीरीज। मैंने आप लोगों को बताया है कि अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट सीरीज शुरू किया है। जीएस के लिए जो लोग 2021 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं भी दे रहे हैं उनको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइव टेस्ट होगा और सबसे खास बात है आप सबके लिए फ्री में है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना। इस पे जाके इनरोल करना है। इनरोल करने के लिए क्या करना है कि जो अनअकैडमी का मोबाइल ऐप है, अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जब उस पे जाएंगे तो यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है उस पे आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट।
यहीं पे आपको इनरोल करना होगा। इनरोल करते समय आपसे एक कोड मांगेगा, तो आप जो मेरा कोड है वो डाल देंगे स्वदीप, SWADEEP, ये आप स्वदीप डाल देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप ये टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। ये टेस्ट है 17 जनवरी को सुबह 11 बजे, ठीक है। 45 मिनट का टेस्ट, 60 क्वेश्चन होंगे, टोटल 13 टेस्ट। अल्टरनेटिव संडे को ये टेस्ट होता है, यानी हर 14 दिन पे ये टेस्ट होगा, संडे संडे, लेकिन हर 14 दिन पे। अभी 17 को है, अब 17 के बाद जो 14 दिन पे संडे आएगा उस दिन होगा। और इसमें जो रैंक 1 से 3 रैंक तक आएंगे, जो टॉप 3 होंगे, उनको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्राइज के तौर पे। और जो रैंक 4 से 150 रैंक तक आएंगे, उनको 1000 रुपए का अमेजन का गिफ्ट वाउचर। और अनअकैडमी में मैंने आप लोगों को बताया था कि 18 तारीख से एक बैच शुरू कर रही है 2021, 22, 23 सबके लिए। तो जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये जो बैच है, तो ये जो 6 महीने का बैच है, ये आप लोगों को मिलेगा, ये 18 तारीख से है। और एक आपके प्रीलिम्स के लिए बैच है, यानी जिन लोगों को 2021 में एग्जाम देना है यूपीएससी प्रीलिम्स का, उनके लिए ये बैच बहुत ही जरूरी है, आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करेंगे। और एक आपका 2022 के लिए भी एक बैच शुरू हो रहा है, यानी 1 ईयर का फाउंडेशन बैच 2022 के लिए भी 18 जनवरी से। ये सारे बैच इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सब में अवेलेबल हैं, जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा है 2023 के लिए, यानी 2 साल के लिए फाउंडेशन बैच, 2 ईयर का प्लान, 2 साल का फाउंडेशन बैच, ये भी 18 तारीख से शुरू हो रहा है। और एक है आपका एनसीईआरटी का बैच शुरू करें अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। आप 21 में एग्जाम दें, 22 में दें, 23 में दें, 24 में दें, जब भी चाहे दें, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। तो ये बैच भी 18 तारीख से शुरू हो रहा है, और ये भी आपका हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। और एक खास बात इस पे और ध्यान में रखेंगे कि जिस तरीके से अनअकैडमी ने ये शुरू किया एनसीईआरटी का बैच, मैं भी आप लोगों के लिए वैसा ही बैच शुरू किया हूँ। एनसीईआरटी का वो बैच नहीं है, एनसीईआरटी का टेस्ट है। पूरा एनसीईआरटी का मैं टेस्ट लूंगा, 6 to 12 तक के जितने एनसीईआरटी हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स या इन्वायरमेंट इकोलॉजी या जो भी, सबके एनसीईआरटी का मैं टेस्ट ले रहा हूँ रोज शाम को 5 बजे 5 PM से। कहाँ पे? अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे। अगर आपके पास ऐप है तो ठीक, नहीं है तो जो मैंने पीछे आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जो मैं पीछे के स्लाइड में अपने अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिखाया हूँ, उस लिंक को वहाँ पे टाइप करके उसको फॉलो कर लेंगे। और एक क्लास आप लोगों के लिए है, और एक क्लास भी आप लोगों के लिए फ्री में है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो इस क्लास को भी जरूर ज्वाइन करें। एनसीईआरटी का टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा है आपके लिए यहाँ पे, जैसे कि हमने पीछे देखा जीएस और ऑप्शनल के बारे में, जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो अगर आप दोनों को साथ में लेते हैं, कॉम्बो ले लेते हैं, जैसे आप जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल कोर्स अगर साथ में ले लेते हैं, तो ये भी आपका 1 साल, 2 साल और 3 साल का है। 1 साल का 88,705, 2 साल का 131,510 और 3 साल का 167,220। इन सब पे अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट जरूर होगा। और दूसरा है जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल कोर्स, अगर आप ये ले लेते हैं तो ये भी आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 121,200। इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट यहाँ पे जरूर मिलेगा। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि आइकॉनिक का प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप 25 जनवरी 2021 से इसका फीस बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों को आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है 25 जनवरी के पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लें, तो पुरानी फीस में ही एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो 25 जनवरी के बाद इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। और ये सब इसके फीचर्स और भी अपग्रेड हुए हैं, ये सारी चीजें। दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्या, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था 1 PM से, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो होता है प्री कम मेंस। और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में। किसके बारे में? आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें उच्चतम न्यायालय के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में क्या क्या प्रोसेस है, इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें, एक एक पॉइंट आराम से प्री कमेंस के पॉइंट व्यू से देखते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हुए चले क्या कह रहा है। क्या है उच्चतम न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, ये देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, सब कुछ क्लियर होगा। कि अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। अमेरिकी संविधान के विपरीत है हमारे यहाँ व्यवस्था, हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है? सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे फिर होते हैं हाई कोर्ट्स,
और हाई कोर्ट्स के नीचे फिर जिला स्तर पे आप आ जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ये सब सारी चीजें राज्य स्तर पे, और ये सब सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होती हैं। तो सबसे ऊपर है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। क्या है? एक उच्च न्यायालय के अधीन जो हाई कोर्ट होते हैं, राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां होती हैं, और जैसे जिला न्यायालय वो अन्य अधीनस्थ न्यायालय, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे अगर आप आ जाते हैं तो फिर जो राज्यों में जिला होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी अन्य होते हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी अधीनस्थ न्यायालय सब हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखेंगे, आप लोगों को पता भी होगा लेकिन ये ध्यान में भी रखेंगे। और न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। और जो ये न्यायालय की व्यवस्था, एकल व्यवस्था हमारे संविधान में कहां से ले लिया गया है? 1935 के एक्ट से, 1935 के अधिनियम से लिया गया है, जो हमारे केंद्र और राज्य के कानून को बनाता है और लागू करता है फैक्ट। आगे देखिए और क्या क्या चीजें हैं। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था, भारत में एकीकृत है और यहाँ पे द्वैध है, यानी केंद्र के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग व्यवस्था है। हमारे यहाँ एकीकृत है, मतलब हमारे यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसके नीचे हर राज्यों के हाई कोर्ट हैं, और उन राज्यों के अंतर्गत जो हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सब सारी चीजें हैं। और कोई भी यहाँ का व्यक्ति भी चाहे तो यहाँ पे अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये एकीकृत व्यवस्था इसको कहते हैं। द्वैध मतलब अमेरिका में जो राज्य है उनके लिए अलग न्यायालय है और केंद्र है उनके लिए अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक, संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र और राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र के द्वारा लागू किया जाता है। कहां पे? अमेरिका में जो केंद्र है, जो संघ है, वहां पे जो संघ में कानून है वहां के नियम अलग है और अमेरिका के राज्यों के नियम अलग है, ये ध्यान में रखेंगे। यद्यपि भारत भी अमेरिका की तरह संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधि व न्यायपालिका की एक अपनी प्रणाली है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और भारत के, और क्या कह रहा है, और भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन, गठन, स्थापना कब? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। और ये किसके तहत, किस नियम के तहत? 1935 के अधिनियम, 1935 के एक्ट के तहत हमारे भारतीय संविधान में किया गया। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती न्यायालय से ज्यादा व्यापक है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। ये सारे चीज आप उच्चतम न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ध्यान में रखेंगे। और भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है और संसद भी उसके विनियमन के लिए अधिकृत है। ध्यान में रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की बात हमारे संविधान के भाग 5 में की गई है, और भाग 5 में और संविधान का अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक के जो हमारे संविधान के अनुच्छेद हैं, इन सब में किसके बारे में बात की गई है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के गठन, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र, उसकी शक्तियां, उसकी प्रक्रिया क्या है, सब कुछ अनुच्छेद 124 से 147 के बीच हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में और हमारे संविधान के भाग 5 में, ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अब हमारे उच्चतम न्यायालय की संरचना और नियुक्ति के बारे में देखिए क्या कह रहा है। उच्चतम न्यायालय की संरचना और नियुक्ति क्या है? इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश हैं। इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं और 34 में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद 33, एक के बाद 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। अभी 34 है हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। और 2019 में केंद्र सरकार ने
उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी थी। 2019 तक 31 थे, लेकिन 2019 में फिर केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी, और इन 34 में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, यानी सीजेआई भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी। और यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या की जो वृद्धि हुई है, इसका एक संशोधन अधिनियम है 2019 में संशोधन हुआ, उसी के अंतर्गत की गई। एक एक्ट बना करके 2019 में 3 और न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई सुप्रीम कोर्ट में, ये ध्यान में रखेंगे। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की निश्चित थी। पहले क्या है कि उसमें उच्चतम न्यायालय की जो पहले संख्या थी वो 8 थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता था यानी सीजेआई, और 7 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद समय समय पर फिर इसमें परिवर्तन किए गए। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाने लगा, बढ़ाते बढ़ाते अभी वर्तमान में कितना 2019 में करके 31 से 34 कर दी गई, ध्यान में रखेंगे। और 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या फिर 10 की, शुरुआत में 8 थे, फिर 1956 में 10 किए गए, 60 में 13, 97 में 1977 में 17, 1986 में फिर 25, 2008 में 30 और 2019 में 31। ठीक है, 2019 में 31 किए गए, उसके बाद 2019 के बाद 31 से 34, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में देखिए कि क्या कह रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है उच्चतम न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। मतलब जितने न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के, सीजेआई को छोड़ के, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के, उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति का करता है। लेकिन जब सीजेआई की नियुक्ति की बात आएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आएगी, तो राष्ट्रपति जो है उस सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी सलाह लेगा, और उनकी सलाह के बाद फिर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति तब होगी। ये ध्यान में रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है, और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। इसी तरीके से सीजेआई का परामर्श लेके और न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ध्यान रखेंगे। इस पे कुछ परामर्श और विवाद भी हैं। क्या? ये देखिए क्या परामर्श और विवाद की स्थिति है कि उपरोक्त उपबंध में जो ऊपर बताए गए हैं परामर्श जो लिया जाता है, परामर्श शब्द की उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न व्याख्याएं दी गई है। जो ऊपर नियुक्ति में परामर्श शब्द आया है उसमें उच्चतम न्यायालय ने उसकी विभिन्न व्याख्या दी है। क्या कि प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है वरन विचारों का आदान प्रदान है। मतलब परामर्श लेने का मतलब ये नहीं है कि जो ये कह दिए वो आप सहमत होंगे, नहीं, विचारों का आदान प्रदान। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामले यानी 1993 में एक मामला आया, उसमें न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित किया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। ठीक है, ऐसे बीच बीच में ऐसे ये चेंजेस जो होते गए, ये आप पढ़ लेंगे, कानून व्यवस्था के बारे में कह रहा है। और इस तरह यह व्यवस्था दी गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह, ध्यान से ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि न्यायाधीशों मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सीजेआई नहीं, जो बाकी के न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो सलाह देगा, वह सलाह राष्ट्रपति को मानना राष्ट्रपति की बाध्यता होगी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश यह सलाह अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के विचार विमर्श करने के बाद ही देगा, अकेले नहीं, 2 अपने वरिष्ठतम सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद। और इसी तरह तीसरे न्यायाधीश मामले यानी 1998 में न्यायालय ने मत दिया कि परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। तीसरे मामले में 1998 में फिर न्यायालय ने क्या बोला कि जो परामर्श की प्रक्रिया है ये जो मुख्य न्यायाधीश देगा, ये बहुसंख्यक मतलब 2 न्यायाधीशों, इसके पहले 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेता था, उसके जगह पे अब ज्यादा उस न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के बाद ही अब
जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को सलाह देगा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, आगे देखिए और क्या है कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता। ये बाद में कहा गया कि केवल उसी का नहीं, और भी लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति को परामर्श देगा। ध्यान से देखिए, और उसे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करनी चाहिए मिनिमम, और इनमें से अगर 2 का मत विपक्ष में नहीं है तो वह नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता। और न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बिना अन्य न्यायाधीशों की सलाह के भेजी गई सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है, जब ज्यादातर समर्थन में होंगे तभी, मतलब 4 में 3 समर्थित होने चाहिए तभी मानने के लिए बाध्य है। आगे फिर क्या है, फिर 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC से प्रतिस्थापित कर दिया। ये ध्यान में रखेंगे, जो 2014 में आया। ठीक है, और हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक, फिर 2015 में इन दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये सब नियम कानून थे, ये आप लोग पढ़ लीजिए जो बीच बीच में हुए हैं। परिणामतः जो पुरानी कॉलेजियम प्रणाली थी वो पुनः कार्यरत हो गई, जो पहले थी 2014 में, और सर्वोच्च न्यायालय पर निर्णय फोर्थ जजेज केस, ठीक है, फोर्थ जजेज केस 2015 में आया 4 जजों की बेंच से, और न्यायालय ने विचार के अंदर आर्थिक नई प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। ये सब अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेंगे। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के कि 1950 से 1973 तक व्यवहार में यह था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। 1950 से लेकर के जब से सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तब से लेकर के 1973 तक कैसे होता था मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कि हाई कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होता था, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था सुप्रीम कोर्ट का। इस व्यवस्था का 1973 में तब हनन हुआ तब जब AN राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। 1973 में इस प्रथा का हनन, मतलब ये प्रथा ये थी कि जो सीनियर होगा, सबसे सीनियर जो होगा वही बनेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। लेकिन क्या हुआ कि 1973 में क्या हो गया, जब AN राय थे वो क्या है कि उनसे ऊपर 3 सीनियर थे, उनसे 3 सीनियर न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उनको न करके AN राय को नियुक्त कर दिया गया। तब जाकर के ये व्यवस्था पे का हनन हुआ। आगे क्या हुआ, फिर दोबारा इसी तरीके का 1977 में हुआ। MU बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। 73 में भी हुआ, फिर ऐसा 77 में हुआ कि MU बेग थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, और उनसे ऊपर भी और भी सीनियर थे, लेकिन इनको बना दिया गया। तो फिर ऐसे चेंज हुआ। तो फिर अब क्या है, आगे पढ़ते चलें। फिर सरकार के इस निर्णय की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में कम किया। क्या, इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। 1993 में फिर यही हुआ कि जो सीनियर है उसी को बनाया जाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये सब एक एक पॉइंट पढ़ते चले और देखें। अब उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उसका शपथ लेने की प्रक्रिया है, और क्या उसका वेतन है, ये देखिए। अब न्यायाधीशों के लिए, उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यताएं हैं, ये देखिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, ये तो पहला पॉइंट है। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा तो ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए तभी कि उसे किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक वो न्यायाधीश रहे। उसे उच्च न्यायालय
या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, या तो ये हो कि वो किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश मतलब जज के तौर पे काम किया हो, या अगर वो ना किया हो तो किसी भी उच्च न्यायालय, किसी भी हाई कोर्ट में या और भी कोई विभिन्न न्यायालय है उनमें कम से कम 10 वर्ष तक वह वकील होना चाहिए, वकील के लिए प्रैक्टिस किया हो। और तीसरा, या राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। अगर कोई सम्मानित न्यायवादी है अगर राष्ट्रपति के संज्ञान में तो ये होना चाहिए। या करके लिखा है मतलब या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक, अब क्या कह रहा है कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे। और इसका शपथ या प्रतिज्ञान क्या होता है, कैसे? उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने निम्नलिखित शपथ लेनी होती है। या तो राष्ट्रपति के सामने लेगा या राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को वहां पे रखा है तो उसके सामने क्या शपथ लेगा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक के अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के लिए पालन करूंगा, संविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखूंगा। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीज है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है कि 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.80 लाख रुपए प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया। अब जो वेतन है इनका, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है इनको पहले 1 लाख रुपए मिलता था 2018 के पहले तक, 2018 में इसको बढ़ा करके 2,80,000 रुपए प्रति महीने, और जो अन्य न्यायाधीश है उनका 90,000 से प्रतिमाह से बढ़ा करके 2.5 लाख कर दिया गया है। और इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं, उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी मिलते हैं। और जो सेवानिवृत्त, जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके पेंशन, उनके अंतिम माह के वेतन का 50%, यानी अगर उनके अंतिम माह में जो भी उनका वेतन रहेगा उसका आधा उनको पेंशन मिलेगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। अब इनका कार्यकाल और क्या होता है और इनके निष्कासन की क्या प्रक्रिया है ये सब देखिए। कार्यकाल और निष्कासन। न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 नियम बनाए गए हैं, उपबंध है, लेकिन कोई कार्यकाल तय नहीं है कि वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, और उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण भी करेगी। मतलब संविधान में इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पे रह सकता है, और ऐसा अगर कोई मामला है, अगर उस पर प्रश्न उठता है तो संसद इस पे निर्णय लेती है, और वह अगर चाहे तो राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, 65 वर्ष के पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस चाहे, चीफ जस्टिस या जस्टिस जो भी हो, वो त्याग पत्र दे सकता है लिखित रूप से राष्ट्रपति को। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है। अगर संसद सिफारिश करती है तो इनको उनके पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। और न्यायाधीशों को हटाने की और क्या प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति ऐसा तभी करता है जब इस प्रकार हटाने जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया, और संसद के सत्रों में अगर होगा तभी हटाएगा, तो ऐसे नहीं हटा सकता राष्ट्रपति। और इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी जो दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इन्हें विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत का अगर समर्थन प्राप्त है तभी राष्ट्रपति संसद के सलाह पे या निर्देश पे उसको हटा सकती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। और उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार हो सकता है कि दुर्व्यवहार की वजह से हटाए, या सिद्ध कदाचार वगैरह, ये सब चीजों से उसको हटा सकती है।
और इसके लिए एक न्यायाधीश जांच अधिनियम बना था 1968 में। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। महाभियोग और निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों, जिसमें लोकसभा के मामले या 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में। ये निष्कासन प्रस्ताव में 100 सदस्य जो है वो लोकसभा से होंगे और 50 सदस्य राज्यसभा। इनके हस्ताक्षर करने के बाद ही अध्यक्ष या सभापति को दिया जाएगा और अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का अगर निष्कासन उनके पास आता है तो। और यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है सदन में अध्यक्ष या सभापति के द्वारा, तो इसकी जांच के लिए फिर 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी और समिति में कौन कौन शामिल होगा? मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, एक तो चीफ जस्टिस होगा या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा, और किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित कोई भी न्यायवादी हो सकता है। ठीक है। और अगर समिति जो कमेटी गठित की गई है अगर वो न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या अक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर फिर विचार कर सकता है। सदन और विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे फिर राष्ट्रपति को भेजा जाता है और अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं। सारे पॉइंट ध्यान से। और यह रोचक है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय के पहला एवं महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी 1991-1913 का है। मतलब महाभियोग लगाकर हटाया किसी को नहीं गया है। पहला एक मामला एक बार आया था उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी, ये हैं इन्हीं के पास। यद्यपि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया पर उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि वह लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था और कांग्रेस पार्टी मतदान से फिर अलग हो गई थी। उस समय का बात है। इसीलिए अभी तक भारत के किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया। ध्यान में रखेंगे। एक मामला आया था जो जस्टिस वी रामास्वामी के फेवर में, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। दुर्व्यवहार का मामला आया था लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था इस वजह से। एक और है अगला, इसमें क्या है कि कार्यकारी, तदर्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है ये देखिए। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब, मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी न्यायाधीश को भारत का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पोररी तौर पे क्या नियुक्त कर सकता है। जब किस आधार पे करेगा? जब अगर मुख्य न्यायाधीश का चीफ जस्टिस का पद अगर रिक्त हो तब, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तब, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का अगर निर्वहन करने में असमर्थ है तब। इन आधारों पे एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है ये देखिए। तदर्थ न्यायाधीश जब कभी कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है। जैसे अभी है 31, अभी 34 लोग हैं, तो अगर इस तरीके का कोई कोरम कर, जैसे कि कोई सदस्य पीठ बनती है तो ये जो कोरम पढ़ने की जरूरत पड़ती है और न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है, तब अगर चीफ जस्टिस चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को यहाँ पे तदर्थ नियुक्ति कर सकता है, टेम्पोररी उसकी। आगे देखिए। और ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। और ऐसा जो तदर्थ न्यायाधीश चुनने का चीफ जस्टिस को अधिकार है, कब करेगा? पहले तो उच्च न्यायालय के का जो चीफ जस्टिस, जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है, उससे पहले परामर्श करेगा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तब। और इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की अर्हताएं होनी भी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। जो इस तदर्थ न्यायाधीश के पद पर बैठेगा हाईकोर्ट का न्यायाधीश, उसके पास जो मैंने हाईकोर्ट का करने के लिए योग्यता कि हाईकोर्ट में कम से कम 5 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब 5 साल से वो जज हो, या हाईकोर्ट या किसी भी कोर्ट में 10 साल से वो प्रैक्टिस किया हो वकील की, तभी ये योग्यताएं होंगी तभी, और भारत का नागरिक। और क्या कह रहा है कि तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अन्य दायित्वों की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के दायित्वों को ज्यादा वरीयता देनी होगी और इस दौरान उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्याय निर्णय शक्ति और विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं।
तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में पढ़िए, जो रिटायर्ड न्यायाधीश हो जाते हैं, कि किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है किसी भी समय में अनुरोध कर सकता है, जो रिटायर्ड जज हो गए हैं उनको, कि उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय के जो भी रिटायर्ड जज है उनको कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए, और ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही, मतलब जिस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, जिस रिटायर्ड जज को, उसकी अनुमति भी चाहिए इसके लिए और राष्ट्रपति की भी अनुमति चाहिए, तभी होगा। और ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपयोग करने के योग्य होता है। और जो ऐसे रिटायर्ड न्यायाधीश वहां पे बनेंगे वो क्या है कि जो भी भत्ते हैं, जो न्यायाधीश के जो भी सेवाएं भत्ते मिलेंगे वो सब उसके योग्य होंगे, और वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्तियों और विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। सारे बात को ध्यान में रखेंगे। अवस्थान और प्रक्रिया क्या है, उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है, ये देखिए क्या स्थान है उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय का स्थान, संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया है। ठीक है, कहां पे है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और निर्धारित करे, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कर सकता है। ठीक है, और यह व्यवस्था वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य कि कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी न्यायालय न तो राष्ट्रपति और न ही मुख्य न्यायाधीश को यह निर्देश दे सकता है कि उच्चतम न्यायालय की पीठ कहीं और स्थापित की जाए, इसीलिए दिल्ली में है अभी। ठीक है, न्यायालय की प्रक्रिया क्या है ये पढ़िए। न्यायालय की प्रक्रिया कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट, और संवैधानिक मामलों एवं संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है, और न्यायाधीशों की पीठ 5 न्यायाधीशों द्वारा भी ये निर्मित किया जाता है, और अन्य मामलों का निर्णय एकल न्यायाधीश और न्यायाधीशों की खंडपीठ करती है, और फैसले खुले न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं, और सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन मत भिन्नता हो तो न्यायाधीश इस पर असहमति का कारण भी बता सकता है। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में पढ़िए। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है कि भारतीय लोकतांत्रिक एवं राज पद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है, और यह संघीय न्यायालय, एक सेकेंड, और यह संघीय न्यायालय याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक भी है, और इस तरह इसे प्रदत्त कार्य प्रदान करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता एवं और अधिकार काफी अहम है, और यह अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप की मंत्रिपरिषद एवं संसद के विधानमंडल से स्वतंत्र होना चाहिए, और बिना डर या पक्षपात के न्याय देने में स्वतंत्र। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए हैं। निम्नलिखित उपबंध है क्या, एक नियुक्ति का तरीका, क्या कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कैबिनेट की सलाह पे न्यायिक सदस्यों अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से ही की जाती है, और यह व्यवस्था कार्यकारिणी के पक्षपात में कटौती करती है एवं सुनिश्चित करती है कि न्यायिक नियुक्ति राजनीति पर आधारित नहीं है, कि किसी भी राजनीति पे आधारित नहीं है। और क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कब, राष्ट्रपति अपने कैबिनेट की सलाह और न्यायिक सदस्य जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनकी सलाह पर ही करेगा। ठीक है, कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं। और देखिए इनके कार्यकाल की सुरक्षा कैसे है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है, और उन्हें संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के जरिए सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। क्या इसका तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उनका कार्यकाल उसकी दया पर निर्भर नहीं है। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि अब तक उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाना या अभियोग नहीं लगाया गया है। अभी मैंने पहले ही पढ़ाया था, कुछ निश्चित सेवा शर्तें भी हैं उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए उन्हें प्रतिकूल ढंग से निर्मित नहीं किया जा सकता सिवाय वित्तीय आपातकाल के दौरान, और इस तरह उनको प्राप्त सुविधाएं पूरे कार्यकाल तक जब तक उन्हें रहते हैं
उस पद पर तब तक मिलती है। संचित निधि से व्यय का क्या है? चौथा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं कार्यालयीन व्यय, भत्ते और पेंशन एवं अन्य प्रशासनिक खर्च संचित निधि पर भारित होते हैं। जिस दिन मैं संचित निधि के बारे में पढ़ा रहा था तो बताया था, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश उसका वेतन हो गया, भत्ते, पेंशन वगैरह या जो भी प्रशासनिक खर्च है सब संचित निधि पे। अतः संसद द्वारा इन पर मतदान नहीं किया जा सकता, और चर्चा की जा सकती है लेकिन इसमें मतदान नहीं होगा। पांचवा क्या क्या कह रहा है इनकी स्वतंत्रता के बारे में? उच्चतम न्यायालय के जो जो स्वतंत्रता है, जो न्यायाधीश हैं, कि न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, कि महाभियोग के अतिरिक्त, अगर महाभियोग का मामला है तो ठीक, तो उसके अतिरिक्त संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन पे ऐसे बहस नहीं किया जाएगा, जब महाभियोग होगा तभी। और सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, अगर रिटायर्ड हो गए हैं जज तो फिर वो वकालत मतलब लॉ या वकील की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कि सेवानिवृत्त जज न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी किसी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वह निर्णय देते समय भविष्य का ध्यान न रखें। इसीलिए ठीक है, ये ध्यान में न रखेंगे। आगे देखिए सातवां क्या कह रहा है? अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति। क्या? उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे, ठीक है, जो उसकी अवमानना करे। इसका तात्पर्य है कि उसके कार्यों और फैसलों के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी इकाई के द्वारा उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। अगर ऐसा संसद की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई तो दंड दे सकता है। और यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है कि वो अपने अधिकार, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखे। आठवां क्या कह रहा है? कि अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है सुप्रीम कोर्ट को, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है, और वह उनकी सेवा शर्तों को भी तय कर सकता है। ये सब स्वतंत्रता है। और इसके न्याय क्षेत्र में कटौती भी नहीं की जा सकती, कि संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का अधिकार भी नहीं है, और संविधान में इसके न्याय क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का उल्लेख है, हालांकि संसद इसमें वृद्धि भी कर सकती है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। 10वां कि कार्यपालिका से पृथक है। कैसे? कि संविधान निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं के क्रियान्वयन के मसले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करे। इसका मतलब कार्यकारिणी को न्यायिक शक्तियों को रखने का अधिकार नहीं है। तदनुसार इसके कार्यान्वयन के उपरांत कार्यकारी प्राधिकारियों की न्यायिक प्रशासन में भूमिका समाप्त हो गई है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट उच्चतम न्यायालय के बारे में आज हमने ये बहुत सारा टॉपिक देखा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसको जरूर फॉलो करें। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें कि ज्यादातर बच्चों को पहुंच सके। इसके आगे का सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग कल 1 बजे से पढ़ेंगे फिर, और ये सारी चीजें होंगी। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।